नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एक ऐसी परियोजना की जो पिछले 4 दशक से खुद के पूरा होने की बाट जो रही है। कांग्रेस की भूपेश सरकार बस्तर में इंद्रावती नदी पर डैम बनाकर बस्तर के एक बड़े भूभाग को सिंचित करने और 300 मेगावाट बिजली उत्पादन की कोशिश कर रही है, मगर डूब क्षेत्र में आने वाले 50 से ज्यादा गांव के आदिवासी इस परियोजना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है भले ही सरकार उन्हें जमीन के बदले जमीन देगी, मगर उनकी संस्कृति देवी देवताओं का क्या होगा। मामला क्योंकि आदिवासियों और उनकी जमीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बोधघाट परियोजना एक बार फिर विवादों के फेर में फंस गई है। सरकार जहां इंद्रावती नदी के जरिए दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के आदिवासी किसानों को सिंचाई का जरिया मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं इलाकों के 50 से ज्यादा गांव के आदिवासी परियोजना के विरोध में लामबंद हो चुके हैं। आदिवासियों का कहना है कि इस परियोजना की वजह से 15 ग्राम पंचायतों के 50 से ज्यादा गाँव के करीब 40,000 लोग प्रभावित होंगे। आदिवासियों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि परियोजना में उनकी जमीनें चली जाएंगी। भले ही सरकार उन्हें जमीन के बदले जमीन दे दे, मगर उनकी संस्कृति और देवी देवताओं का क्या होगा। इसी वजह से आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने 3 दिनों तक नकुलनार में पूजा के साथ साथ परिचर्चा कर परियोजना का विरोध किया। क्योंकि मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कई सियासी दलों के नेता भी आदिवासियों के साथ खड़े नजर आए। उधर परियोजना के विरोध को देखकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार इलाके में विकास और आदिवासी किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना चाहती है। इस परियोजना का विरोध करने वाले आदिवासी और विकास विरोधी हैं। बोधघाट के बनाना है, मैं कसम तो नहीं खाई है, लेकिन मुझे बताया जो विरोध कर रहे हैं वो लोग बताएं कि इन आदिवासियों का आर्थिक स्थिति कैसे सुधार होगी, ये भर बता दें। यदि आदिवासियों को भला करना चाहते हैं तो उनके खेतों में पानी पहुंचाना होगा। एक तरफ जहां सरकार परियोजना के फायदे बताकर इसे विकास के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि योजना का विरोध कोई नहीं कर रहा, सिर्फ पुनर्वास नीति का विरोध है। तो साथ ही उन्होंने सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी निशाना साधा है। वहां के लोग भी इनके विरोध में है और हमारी शुभकामना है बोधघाट परियोजना को ये बनाए। बोधघाट परियोजना के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन उस परियोजना की लागत, व्यवस्थापन और उसके फायदे, उसका नुकसान, इन सब बातों को लेकर के वहां की जनता इसकी चिंता कर रही है। 4 दशक से भी लंबे वक्त से इंद्रावती नदी के जरिए बस्तर के एक बड़े भूभाग को सिंचित करने की योजना अभी भी अधर में है। हाल ही में केंद्र से मिली डीपीआर तैयार करने की अनुमति के बाद से ही इस योजना पर घमासान जारी है। कई किलोमीटर का पैदल सफर तय कर आदिवासी परियोजना का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इसे विकास के लिए जरूरी बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या विरोध के बीच से होकर विकास का कोई रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक परियोजना जो 4 दशक यानी 40 साल से अधर में लटकी हुई है। परियोजना सीधी बात है, इंद्रावती नदी है, नदी पर बनना है एक डैम, और उस बांध से एक तो करीब 3,66,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। उस क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई खेतों में होगी और इसके साथ साथ 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। लेकिन जो मूल दिक्कत है, आदिवासी जिस बात पर आपत्ति जता रहे हैं, उनका यह कहना है कि ठीक है, हमको उठाकर आप जमीन के बदले जमीन दे देंगे, हमको कहीं और आप शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमारे जो पूर्वजों की, बुजुर्गों की कब्रें हैं, जो देवी देवता हैं, जो हमारे महुआ के पेड़ हैं, आप उनको कैसे शिफ्ट करेंगे, उनको कैसे पहुंचाएंगे, हमारी संस्कृति को आप खत्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सरकार के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि एक बड़े वोट बैंक को नाराज करके कैसे बांध बना सकती है सरकार। और उससे बड़ी तकनीकी दिक्कत ये कि जो ग्राम सभा से जमीन अधिग्रहण के लिए जो मंजूरी चाहिए होगी, आपको लगता है ये संख्या देखकर लोगों की कि ग्राम सभा से मंजूरी मिलेगी? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3
खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी और इसके साथ साथ बस्तर से छत्तीसगढ़ सर्व आदि समाज के जिला अध्यक्ष दशरथ कश्यप जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय जी, आरपी सिंह जी और दशरथ कश्यप जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दशरथ कश्यप जी आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि खबर आदिवासियों से जुड़ी हुई है। तो दशरथ जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि एक आपत्ति तो हमने ये सुन ली कि देवी देवताओं का क्या होगा, हमारे जो पूर्वजों की कब्रें हैं उनका क्या होगा, हमारे पेड़, हमारी जमीन, हमारे खेत खलियान, उनका क्या होगा। सरकार ये कह रही है कि आपके विकास के लिए उस डैम को बनाया जा रहा है ताकि आपके खेतों तक पानी पहुंचे। देखिए, जी दशरथ जी बोलिए। जी देखिए, आदिवासी समाज विकास विरोधी नहीं है। चाहे कोई भी सत्ता रहे, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी प्रशासन रहे, तो चाहती है कि आदिवासियों का विकास हो। लेकिन आपको भी ज्ञात है कि जिस क्षेत्र में बोधघाट परियोजना स्थापित की जानी है, जो 40-10 यानी 1986 के बाद बंद किया गया था, तो सबसे पहले उस क्षेत्र में रहवासी हमारे आदिवासी समाज है, उनको विश्वास में लिया, उनकी सहभागिता, उनके विकास की सहभागिता बनाया जाए, उसके बाद विकास होना चाहिए। तो मूल तो आदिवासी समाज का यही कहना है कि 1986 में यानी 40 दशक पहले जो परियोजना बंद की गई थी या बंद हो गई थी, उसके बंद होने के मूल कारणों पर जाए कि कौन सी वजह से ये बंद हुई थी, ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर इस परियोजना को स्थापित। नहीं तो हाल ही में अभी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को प्री फिजिबिलिटी और डीपीआर की अनुमति मिली है, तो उसमें केंद्र सरकार भी चाहती है कि ये योजना आगे बढ़े। हाँ, तो ऐसे जानकारियां जो आपके मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही है बस्तर में, कि सीडब्ल्यूसी का वेब केस कंपनी को ये डीपीआर के लिए जिम्मेदारी दी गई है। डीपीआर के पहले समाज चाहती है कि भौगोलिक परिस्थितियों में स्थायी रूप से वहां के जो सिंचित क्षेत्र आएंगे, उन क्षेत्रों का पहले भौतिक सत्यापन या भौतिक सर्वे होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। अभी विगत लगातार 3 दिनों से वहां आदिवासी समाज के साथ सौर समाज जो एक देवी देवताओं के पेन पंडुम के रूप में इस परियोजना पर एक मंथन कार्यक्रम रखा नकुलनार में, उसमें यही चीज नहीं, ये बारसूर के समीप के ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी आई। तो वहां भी कोई विरोध की बात नहीं की जा रही। वहां ये हो रहा है कि हमें लाभ पहुंचाना है, तो हमें पहले, जैसा कि 1986 में जब बंद हुआ परियोजना, उस वक्त यहाँ 5वीं अनुसूचित पेशा कानून लागू नहीं था। आज ग्राम सभा के सबसे सर्वप्रथम ग्राम सभा में जाना होगा, ग्राम सभा में सहमति बने तो कोई विरोध की बात नहीं। आरपी सिंह जी और संजय जी दोनों इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उनको, और वो इसका हल भी आपसे जानना चाहते हैं। आप कह रहे हैं आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। अब ऐसा कौन सा बीच का रास्ता है कि ये बांध भी बने, आप तक सिंचाई भी पहुंचे, और जिन आदिवासियों के घर में आज तक एक रोशनी का बल्ब नहीं जला, वो कम से कम बिजली भी उन तक पहुंचे? तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है दशरथ जी? बहुत अहम बात कह रहे हैं आप। जी देखिए, सबसे पहला चीज यही है कि ग्राम सभाएं वहां आयोजित हो, क्योंकि वो समाज या वो परिवार या वो ग्रामवासी उस पुराने जो परियोजना चल रही थी बंद होने के वजह से वो वाकिफ होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और तीसरा है जो संचित क्षेत्र 3,66,000 हेक्टेयर यानी 9 लाख एकड़ जिसे संचित किया जाएगा, तो उसका भौतिक एक सर्वे हो राजस्व विभाग से, तो स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में फिजिबिलिटी होगा उस परियोजना या नहीं। क्योंकि आप भी पता है कि 1986 में जब बंद हुआ था, इस परियोजना को केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाँ, उस वक्त सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए ये परियोजना थी, लेकिन अब उसमें चूंकि सिंचाई का भी जोड़ा गया है और उसी वजह से जाहिर बात है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं भी दी जा सकती है, लेकिन सिंचाई आसपास के इलाके में ज्यादा बेहतर होगी। मैं दशरथ जी इस पर आ रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी,
सरकार कह रही है हम विकास करना चाहते हैं, आदिवासी कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति का नाश मत करिए, विनाश मत करिए, विकास आप कर रहे हैं कोई बात नहीं। क्या आदिवासियों को भरोसे में नहीं लिया गया? और अगर यही एंगल है तो फिर ये तो सर करीब करीब वो कॉमन एंगल है जिसमें आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि किसान चाहते नहीं, कृषि कानून आप उन पर थोप रहे हैं। ऐसे ही आदिवासी नहीं चाहते वहां पर डैम, आप डैम थोप रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कौन से आदिवासी हैं जो नहीं चाहते हैं। अभी हम जिनको सुन रहे थे उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का भी बयान आपने सुना कि विस्थापन की नीति उचित होनी चाहिए, उनकी चिंता का स्वागत करते हैं। तो पहली बात, इसको किसान आंदोलन से जोड़ना सरासर गलत है। दूसरा, जो लोग नहीं चाहते कि ये परियोजना वहां आए, उनके पीछे निहित स्वार्थ है। बस्तर में आसिफ भाई भीड़ दो तरीके से आती है, एक खुद आती है, दूसरी लाई जाती है। मैं बस्तर को पिछले 22-23 सालों से देख रहा हूं। अभी जो आंदोलन वहां हुआ है, इसके पीछे भी कौन लोग थे, आप अपने पत्रकारों को बोलिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे वो। खैर, ग्राउंड रिपोर्ट में ले चुका हूं आरपी सिंह जी। देखिए, पोलावरम और बोधघाट परियोजना, देखिए पोलावरम और बोधघाट परियोजना एक साथ शुरू हुई। आज पोलावरम लगभग शुरू होने के कगार पर है, हम जहां थे आज वहीं खड़े हैं। एक बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है कि सैकड़ों गांव डूबेंगे, बिल्कुल सरासर गलत है। प्रथम फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ लिखा है कि 28 गांव पूर्ण रूप से डूबेंगे, जिसमें बस्तर जिले के 20 गांव हैं, कोंडागांव जिले के 4 गांव हैं और दंतेवाड़ा जिले के 4 गांव हैं। बीजापुर का एक भी गांव इसमें पूर्ण रूप से नहीं डूब रहा है। मात्र 14 गांव ऐसे हैं जो आंशिक रूप से डूबेंगे। रही बात इस परियोजना की, तो मैं आपको बता दूं, इस परियोजना से सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो 3 जिलों को होगा, दंतेवाड़ा, कोंटा और माफी, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, ये 3 जिलों का होगा। ये तीनों जिलों का औसत सिंचाई प्रतिशत आज की तारीख में 9% है, जो कि परियोजना पूरी होने के बाद बढ़कर हो जाएगा 72%, 72%। और सबसे रोचक तथ्य, अगर ये परियोजना बनकर तैयार होती है तो इस परियोजना की कीमत आज की तारीख में 22,600 करोड़ रुपए आएगी और परियोजना बन जाने के बाद इसकी लागत मात्र 2 सालों में निकल जाएगी, क्योंकि लगभग 4,600 करोड़ रुपए की खेती वहां बढ़ेगी और लगभग 6,200 करोड़ रुपए का वहां मत्स्य पालन, नौकाहार, पर्यटन और उद्योग जो बिजली देंगे अपने पानी के लिए, उसके लिए होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुरानी जो परियोजना थी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक थी, इसलिए वहां जो डुबान का क्षेत्र था ज्यादा था, क्योंकि पावर वहां प्रोडक्शन की कैपेसिटी उस समय थी 500 मेगावाट। अब हमने वहां क्या किया है, 75 मेगावाट की 4 छोटी यूनिट लगेगी और उसकी बिजली का फायदा किसको मिलना, बस्तर को मिलना है। और सबसे महत्वपूर्ण यह आसिफ भाई कि बस्तर में आज तक एक भी परियोजना ऐसी नहीं आई है जिसका फायदा सिर्फ बस्तर को मिले। और सबसे अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस राज्य में कुल 25 सिंचाई परियोजना वर्तमान में कार्यरत है, इसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए हुए नहीं। 25 सिंचाई परियोजनाओं से अगर लोगों को फायदा मिल रहा है तो 26 अगर बन जाती है, ठीक है, तो इसमें भी फायदा मिलेगा। आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास आता हूं, अभी तो और सवाल पूछने हैं मुझे आपसे। संजय जी आपके पास आ रहा हूं, जो होगी वो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी होगी। जी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास आरपी सिंह जी। संजय जी, ये परियोजना चूंकि आदिवासियों, उनकी जमीन ग्राम सभा से मंजूरी इन पैमानों पर कई बार फंस चुकी है, इसीलिए बीजेपी ने कभी इस परियोजना की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ठंडे बस्ते में पड़ी है तो पड़ी रहने दी। नहीं, देखिए ऐसा है आसिफ जी, सबसे पहले तो चूंकि कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, इनको अपना दोहरा चरित्र बदलने की आवश्यकता है। समय अनुसार राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग 2 साल तक चिल्ला चिल्ला कर कहते थे जल जंगल जमीन, टाटा के मामले को लेकर इनकी अलग नीति होती है, लेकिन यदि कोई योजना बोधघाट की बन रही है तो उसमें इनके अलग सवाल होते हैं। तो इनकी विश्वसनीयता पर, इनकी ईमानदारी पर कहीं न कहीं संदेह होता है। लेकिन जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्षी ने कहा, धर्म कौशिक जी ने कहा कि हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन उस विकास के कारण यदि जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनके, चाहे पुनर्वास की बात करें, चाहे 5वीं अनुसूची में जो उनको अधिकार मिला है ग्राम सभा की, ये चीजें पहली हो जानी चाहिए, उसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब आपने कहा इस योजना पर क्या दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, इस योजना का शुभारंभ 1979 में हुआ था, जब मोरारजी देसाई जी ने इनका लोकार्पण किया था।
उसके बाद की क्या स्थिति आपको मालूम है कि पर्यावरण जो क्लियरेंस नहीं मिला, बाद में फिर 1990 में जब पर्यावरण अधिनियम बना, वन संरक्षण कानून बना, उसके बाद 1994 में इसको क्लियरेंस मिला। लेकिन केंद्र में लगातार कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के खाने में ही इसका लगभग विरोध होता रहा, लेकिन ये योजना लगातार आगे बढ़ी नहीं। और जैसा कि आपने चर्चा में कहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना थी, इसका मूल स्वरूप ही समाप्त हो गया। अर्थात बोधघाट परियोजना को करना है, एन केन प्रकरण करना है। अब सिंचाई की बात कर रहे हैं। देखिए, सिंचाई की बात करने के पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पर आखिर सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है। यदि आज हम देश और दुनिया के अंदर में बात करें तो देश के अंदर में यदि बारिश की मात्रा की बात करें, 1500 मिलीलीटर इतने वर्षा होती है। और आप सब नहीं, पूरे देश के अंदर में चर्चा होती है कि बस्तर में पहले ही महीने के अंदर में लबालब नाले, पानी, तमाम प्रकार की चीजें हो जाती हैं। और वहां पर पानी की कमी क्या करें, हम सिंचाई की बात करें तो मुझे लगता है कि सीधे तौर पर यह कोई सत्यता नहीं है। ठीक है, योजना बन रही है, उसका लाभ मिलेगा, यह सामान्य तौर पर प्रथम दृष्टया कहा जाता है, लेकिन बहुत आवश्यकता इस बात की है, मुझे नहीं लगता। देखिए, इससे बेहतर होता जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो कन्वर्शन हो गया, इसमें इरिगेशन में हो गया। पहले एमपी भी इसको कर रहा था, अब इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत नहीं, भविष्य में क्या संजय जी जांजगीर चांपा की तरह बस्तर धान उत्पादन का सबसे बड़े जिलों में शुमार नहीं हो सकता क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आसिफ जी, जो लगातार 2 साल चिल्ला कर ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का भंडार है, यदि कहीं सवाल खड़ा होता है तो हम बस्तर को उसको अलग क्यों कर रहे हैं? ये तो धान का भंडार है ही, सब जगह धान होता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जितने एरिया को इसमें लिया गया है, सिंचाई के लिए लिया गया है, उन क्षेत्रों में कितने हमारे जंगल हैं, कितने आच्छादित हैं, जो हमारी ऐसी दुर्लभ प्रजाति के पेड़ हैं, वो भी कटेंगे, कहीं वो भी कटेंगे। इसकी एक बड़ी मात्रा में इसकी जानकारी है। दूसरा विषय फिजिकल मैं बता रहा हूं, जो व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं कि जो वहां की जगह जहां पर ये नहरें बनना है, यदि मैं इस बात को कहूं कि सपाट सतह पर सामान्यतः नहरें सक्सेस होती हैं, लेकिन उन क्षेत्रों के अंदर में तमाम प्रकार के उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, जो पर्यावरणविद से लेकर जो तकनीकी तौर पर इन सब चीजों को जानते हैं, उनका ये मंशा है। हमारी तो शुभकामना की बन जाए, अच्छी है, वहां पर यदि एक किसान को भी लाभ मिलता आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पर यह सफल होगा कि नहीं, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। ठीक नहीं, उसी के लिए डीपीआर और प्री फिजिबिलिटी होते हैं, सीधा कोई खंबा नहीं गाड़ देता सर, तमाम यही चीजें होती हैं उस पर। आदिवासियों से आप सहमति तो ले लें। लौट रहा हूं आपके पास संजय जी। दशरथ जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं। दशरथ जी, जो बार बार कहा जा रहा है कि आप कम से कम एक बार लोगों को भरोसे में ले लीजिए, पूरा स्थापन किया, विस्थापन की जो प्रक्रिया उसको ठीक से करिए। सर, सीधी बात है, जहां नदी होगी वहां डैम बनेगा। बस्ती 5 किलोमीटर आगे भी बन सकती है, 5 किलोमीटर भी पीछे भी बन सकती है। मैदानी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नदियां होती नहीं है, बहुत दूर होती है, लोग फिर भी रहते हैं। तो अगर इस बात पर आपत्ति है कि हम वहां पहले से बसे हुए हैं, हमारी वहां पर संस्कृति है, हमारे वहां देवी देवता हैं, पूर्वजों की कब्रें हैं, तो सर आप भी जानते हैं कि अगर डैम बनेगा तो वो नदी पर ही बनेगा। डैम किसी सपाट जगह पर, रेगिस्तान पर नहीं बनाया जा सकता। उसमें विकास के लिए क्या इस समाज को भी थोड़ा सा कुर्बानी, थोड़ा सा नहीं देनी पड़ेगी? और जबकि विकास आप ही का होने वाला है। देखिए आसिम जी, ये जो परियोजना है, यदि मंशा पूर्व में भी कांग्रेस गवर्नमेंट की केंद्र में रही है, उस शासन काल में बंद की गई। यदि मंशा होता आदिवासियों को सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का, तो पहले सिंचाई की बात आती। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन सरप्लस में, कोई संकट नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि आदिवासियों की जो अभी जो कानून है पेशा के साथ में नियमावली का, कि जिस क्षेत्र में ये बांध प्रस्तावित है बोधघाट परियोजना, उस क्षेत्र में कृषि के बाद वन उपज पर आधारित नहीं है। वहां के हमारे समाज के लोग वन उपज के साथ कृषि में आश्रित हैं। यानी वन उपज से लगभग मान के चलिए 12 महीना कुछ न कुछ उपार्जन के साधन उपलब्ध हैं। नहीं, अगर वहां के आदिवासी किसानों को वनोपज के साथ, तेंदुपत्ता के साथ, कोदो कुटकी, दूसरे जितने वनोपज हैं उनके साथ अगर कृषि में भी बराबर मिलता है तो आय नहीं बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा? दशरथ जी, आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। मैं बार अपन समाज की ओर से यही बात कर रहे हैं कि हमें विश्वास लीजिए। अभी जैसा आरपी सिंह साहब ने कहा कि जो आंदोलन आदिवासी या आदिवासी समाज यहाँ पे जो आंदोलन उठाता है, या जो जन विरोधी योजनाएं जो लाई जाती है, उसके पीछे कोई दूसरे शक्तियां, ऐसा नहीं।
यहाँ के आदिवासी समाज भी अब जागरूक हो चुका है, वो अच्छा बुराई की जानकारी है। नहीं दर्शक जी, इसी पर मेरा आपसे एक सवाल। पहला, ग्राम सभाएं मंजूरी देंगी जमीन अधिग्रहण की? आप तक जो खबर है, आप तक जो बातचीत पहुंची है, मेरा पहला सवाल, क्या ग्राम सभाएं सरकार को मंजूरी देंगी? पहली बात। और दूसरी बात, क्या ये ग्रामीणों का बिल्कुल निष्पक्ष और अपने दम पर लिया गया फैसला है? इसमें किसी तरह से पीछे किसी का फोर्स नहीं है? पीछे से मेरा सीधा आशय लाल आतंक से भी है, नक्सलवाद से भी है? बिल्कुल कतई नहीं। ये पूर्ण रूप से उस मूल समाजों का, आदिवासी समाजों का निर्णय है। उन्होंने कोई विरोध वाली, अब जो 3 दिन के कार्य उनकी चली, जो पेन पुंडुम चला, उसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। हमें विश्वास में ले, हमारी जो भी योजनाएं आती है आदिवासी समाज को, उनको विश्वास में लेके आप आगे कीजिए। ग्राम सभा मंजूरी देगी? ग्राम सभा अब शासन प्रशासन को चाहिए कि ग्राम सभा पहले प्रारंभ हो। उसके बाद दूसरी चीज, आप जो भौगोलिक स्थिति पहाड़ी क्षेत्र है, वहां सिंचाई की साधन यानी 9 लाख हेक्टेयर जमीन कैसे शिक्षित होगा? वो जो संजय जी ने सवाल पूछा, बिल्कुल ठीक है, बहुत अहम सवाल है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। आरपी सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, आपको तमाम अनुमति अगर दिल्ली से लेनी है तो आपको कुछ अनुमति अपने आदिवासी भाइयों से भी लेनी होगी। उनको मनाना होगा, उनको साथ लेकर चलना होगा, ग्राम सभाओं को भरोसे में लेना होगा। जहां ग्राम सभाएं नहीं है वहां पर उस दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। और एक जो संजय जी भौगोलिक एक बात उठा रहे हैं, वो ये कि ठीक है, सपाट में तो ठीक है, लेकिन बाकी में क्या करेंगे सर? पानी लिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे? ये सब बातें, इन्हीं सब संशय को लेकर आदिवासी विरोध कर रहा है। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले संजय भाई जो सवाल उठाए उनको बात का जवाब दे दूं मैं। ये 3 जिलों में जो होगा फ्लड इरिगेशन होगा। यहाँ जो है नहरें बनाई जाएंगी और नहरों के माध्यम से 3 जिलों में पानी जाएगा। बाकी जिले जो दूरस्थ हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर लिफ्ट इरिगेशन होगा। आप देखिए इंद्रावती नदी का मात्र 11 टीएमसी पानी हम इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर ये बांध बन जाएगा तो हम लगभग 300 टीएमसी पानी इस्तेमाल कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में जगदलपुर में नदी सूख जाती है और भद्राकाली, आगे जाके बीजापुर जिले का भद्राकाली, जहां पर जाके नदी में मिलती है, गोदावरी नदी में, मैं वहां गया हूं, जाके देखा हूं, हर 35 से 50 किलोमीटर में साउथ में बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले 25 साल 50 साल बाद पानी की जरूरतें अगर आपका सामने है तो उसके लिए बांध ही जरूरी होगी। और दर्शन जी ने एक बात जो कही, उनकी चिंता और उनके समाज की चिंता को दूर कर देता हूं कि देखिए ग्राम सभा तो बहुत बात का विषय है। अभी तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि जो लोग भी इस परियोजना को लेकर किसी भी तरीके की आशंका में हैं, वो सामने आए, अपने विचार हमारे सामने रखें। जो लोग पुनर्वास की नीति में अपनी राय देना चाहते हैं वो सामने आए। सरकार पूरे खुले मन से, खुले हृदय के साथ सबकी बात सुनने को तैयार है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी पुनर्वास नीति हिंदुस्तान की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति होगी। ठीक, इस पर आ रहा हूं, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा संजय जी मैं आपको। पुनर्वास नीति में क्या सुझाव बीजेपी देना चाहती है बतौर विपक्ष? जो सरकार अभी से हील हवाला कर रही है, स्पष्ट रूप से सर्वे के अंदर में और रिपोर्ट्स में आया कि 42 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए पुनर्वास नीति। देखिए आम आदमी के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि उसका पुनर्वास कहां पर होगा, ये जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो सरकार को इसमें पहले कदम आगे बढ़ाकर करना चाहिए कि उनको विश्वास में लेना चाहिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा विषय यह है कि मेरी जो व्यक्तिगत राय है कि जिस तरीके से आरपी सिंह जी ने भी इस बात को स्वीकारा कि वास्तव में ठीक है ये योजना बने, आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद लघु सिंचाई योजनाएं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट छोटे छोटे यदि बनते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो मुझे लगता है कि उन क्षेत्र के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। आपने उसी तय सीमा में अपनी बात रखी जो मैंने आपसे गुजारिश की थी। बहुत धन्यवाद साहब आपका। आरपी सिंह जी, संजय जी, दशरथ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए विकास के लिए परियोजनाएं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन जो लोग उससे प्रभावित होते हैं, जैसे डैम के लिए अगर कोई डूब क्षेत्र उसमें आ रहा है तो उन लोगों को भरोसे में तो आपको लेना होगा। देश के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर, मकान, जमीनें डैम में डूबो क्षेत्र पे आई, सरकारों ने उन्हें विश्वास में लिया, उनके विकास की बात कही, उन्हें मुआवजा उनके मन मुताबिक मिला तो ठीक है, वरना फिर विरोध से विकास निकले तो फिर ऐसा विकास किसी काम का नहीं, और अगर विरोध जारी रहे तो फिर विकास होगा कैसे?